हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस आर और आप सभी को फिर से एक बार नए वीडियो के साथ एम एस आर स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है कि मैट्रिक का एग्जाम आने वाला है और अभी तक JCRT द्वारा एक ही मॉडल सेट जारी किया गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको संकल्प मिशन पाकुड़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और इसके द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो ये सेट 2 है। संकल्प मिशन पाकुड़ के द्वारा ये सेट 2 ऑब्जेक्टिव जो हम लोगों का विज्ञान सब्जेक्ट का है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही हम लोग सोल्यूशन भी जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल सेट जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो संकल्प मिशन पाकुड़ के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, निर्वात मतलब कोई माध्यम नहीं, ना ही गैसीय माध्यम, नहीं ठोस माध्यम, नहीं कोई द्रव माध्यम, तो उसमें प्रकाश की लाइट की जो चाल है वो कितनी होती है। तो याद रखिएगा, यह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिया रहेगा, कभी कभी किलोमीटर भी रहता है, तो ध्यान रखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं कि परिवर्तन के नियम लागू होता है केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, या सभी परावर्तक पृष्ठ पर। तो ये हो गया सही आंसर, सभी परावर्तक पृष्ठ पर, चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो, चाहे समतल हो, सभी परावर्तक पृष्ठ पर ये जो परावर्तन का नियम होता है वो लागू होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो देखिए, फोकस दूरी यानी इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं, और ये जो होता है इसका संबंध होता है उसका वक्रता त्रिज्या का हाफ करेंगे तो फोकस दूरी निकल जाएगा, यानी एफ बराबर r/2 इसका होता है संबंध वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का। तो इस r बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2f। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन ए, r बराबर 2f या f बराबर r/2। दोनों ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन इस प्रकार रहेगा f बराबर r/2 या फिर रहेगा r बराबर 2f। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। हमारे जो मानव नेत्र है, हमारे जो नेत्र है, आँख है, उसमें किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो गया उत्तल लेंस। हमारे आँख में जो ऊपर वाला दिए हैं वो है उत्तल लेंस। 5 नंबर क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 मीटर दिया गया ऑप्शन में, फिर 2.5 सेंटीमीटर, फिर 25 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। फंसिएगा मैं, ध्यान दे, सेंटीमीटर में है और 25 सेंटीमीटर क्या है, अल्पतम दूरी है। अगर अधिकतम दूरी पूछा जाए दृष्टि का तो अनंत होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो गया 5 नंबर का ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। ऑप्शन दिया गया है प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश की प्रकर्णन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही तारे जो है वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट। ओम जो होता है ये होता है प्रतिरोध का मात्रक, और कूलम जो होता है वो आवेश का मात्रक, और धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। सभी को आप याद जरूर रखिएगा, सभी में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं कि एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश का तुल्य होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन जो होता है एक कूलम आवेश जो होता है इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। बाकी ऑप्शन को आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में। विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा, एमीटर जो होता है ये विद्युत परिपथ में
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर का काम क्या है? धारा को मापता है जिसका मात्रक एम्पियर होता है और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सभी चीज़ों को आप एक एक बिंदुओं को ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होता है? तो याद रखिएगा कि उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, और सी नंबर में दिया है ए और बी दोनों, और डी दिया है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा सिर्फ उत्तरी ध्रुव को, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है चुंबक के उत्तर ध्रुव को प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम जो है वो अंगूठे द्वारा, जो हम लोग का थंब होता है, अंगूठा होता है, वो क्या प्रदर्शित करता है? जो फ्लेमिंग जो दिए हैं वाम हस्त का नियम, उसमें अंगूठा जो है हम लोग का जो थंब होता है, बूढ़ा अंगुल कहते हैं हम लोग, वो क्या प्रदर्शित करता है? धारा या बल या चुंबकीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा बल। क्या करता है? ये बल को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए पूछा गया है कि CH4 प्लस 2O2 यानी मीथेन के साथ यहाँ क्या कर रहा है? ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है और साथ ही क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है और ऊर्जा बन रहा है। और पूछा गया है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको एक सिंपल सा ट्रिक हम बता देते हैं, इसके पहले कई वीडियो में बता चुके हैं। अगर दाहिने तरफ ऊर्जा या उष्मा लिखा रहे तो ये हो गया उष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि यह उष्मा निर्गत कर रहा है। और बाएं तरफ अगर उष्मा या ऊर्जा लिखा रहता है तो ये हो जाएगा उष्मा शोषी, क्योंकि उसमें उष्मा का शोषण होता है। यहाँ ऊर्जा दाएं तरफ लिखा हुआ है, ऊर्जा की जगह उष्मा भी लिखा रहता है तो भी सेम होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आपको ट्रिक के साथ याद रखना है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि उष्मा निर्गत होता है, इस प्रकार के रिएक्शन से उष्मा निकलता है। तो हो गया 12 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो ये पूछा गया है द्रव्यमान संरक्षण नियम से, या निश्चित अनुपात का नियम, या अवोगाद्रो का नियम, या डाल्टन का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है कि कोई भी रिएक्शन है, कोई भी अभिक्रिया होता है तो उसमें जो पहले अभिकारक में जो द्रव्यमान संख्या होगा वो बाद में बनने वाले उत्पाद में भी सेम यानी समान द्रव्यमान संख्या के रूप में आएगा। तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम, जो पूरा आपको विस्तार से पढ़ना होगा। और इस द्रव्यमान संरक्षण नियम ही द्रव्यमान का जो है रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करता है, संतुलित करता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर आधारित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये संयोजन, अपचयन, प्रतिस्थापन या उपचयन कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है, यानी डी नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल में आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो दिया गया 3 ऑप्शन है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल मतलब ज़्यादा एसिड होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछा गया है कि कोई विलेन जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो pH क्या संभव है? तो आप देखिए जो 1 है, 4 है, 5 है, यह क्या है? ये अम्लीय होता है। लेकिन अम्ल क्या करता है? नीला को लाल लिटमस में परिवर्तित करता है। जबकि नीला लाल से नीला पूछा गया है तो इसमें हो जाएगा 10। आपको एक ट्रिक बताए थे कि रेड जो है ये 3 अक्षर का होता है, जबकि ब्लू जो होता है ये 4 अक्षर का होता है। तो ब्लू जो है ये ज़्यादा करेगा, यानी इसमें pH मान ज़्यादा याद रखिए आप, मतलब 10। ठीक, यहाँ ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो ऑप्शन दे दिया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, ठीक, और यहाँ दिया है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद जरूर रखिएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, जिसे हड्डियों को जोड़ने में कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट एक लवण है जिसका उपयोग डॉक्टर करते हैं हड्डियों को स्थिर रखने के लिए या जोड़ने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि सिनेबार जो है वो किसका अयस्क है? तो अयस्क क्या है आप लोग तो जानते हैं, जो अयस्क से ही हम लोग मेन धातु को गैंग हटाकर प्राप्त करते हैं। तो अयस्क
क्या है वो हम लोग जान चुके हैं। यहाँ पूछा गया है कि सिनेबार जो है एक प्रकार का अयस्क है, ये किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा ये पारा का अयस्क है। पारा यानी मरकरी जो होता है Hg, जिसका होता है संकेत, वो उसका होता है सिनेबार अयस्क, यानी पारा का अयस्क है सिनेबार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 नंबर में पूछा गया है कि निम्न में कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो याद रखिएगा ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जिस द्रव अवस्था में पाया जाता है। कोई बच्चा क्या करता है, पारा भी देता है, यानी मरकरी, ये याद रखिएगा एक धातु है। तो ब्रोमीन है अधातु जो से द्रव अवस्था में पाया जाता है, और पारा भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन आपको जब धातु कहा जाए तो पारा या मरकरी दीजिएगा। बाकी तांबा या एल्युमिनियम जो है ये धातु है, ये द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसमें ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर, यहाँ धातु पूछा गया था द्रव अवस्था में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? जब हम लोहा है और उसके ऊपर जिंक चढ़ाते हैं तो इसे एसिड लपन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, एसिड लपन कहते हैं, यानी 20 नंबर का बी हो गया सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में ये पूछा गया है कि एथेन का आणविक सूत्र जो C2H6 है, इसमें 6 सहसंयोजक अबंध है, 8 सहसंयोजक अबंध है, 7 सहसंयोजक अबंध है, या 9 सहसंयोजक अबंध है। तो इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए एथेन जो है C2H6 है, हम लोग अगर C2 लिखेंगे तो इस प्रकार हम लोग C2 लिख देंगे, और H6 जो होगा इस प्रकार हो जाएगा। हम लोग इसको बोलते हैं एल्केन ग्रुप, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो हम लोग पढ़े थे। इस प्रकार हम लोग सिंगल बॉन्ड के साथ एथेन बनाएंगे क्योंकि एल्केन ग्रुप में आता है। अब देखिए बॉन्ड कितना बना, यहाँ देखिए एक बॉन्ड, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, और यहाँ कितना आ गया चौथा, एक भी बॉन्ड यहाँ है, एक पांचवा, एक 6, और बीच में देखिए एक बॉन्ड है। यानी इसमें जब हम कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाकर दिखाते हैं तो इसमें 7 सहसंयोजक अबंध बनता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया 7 सहसंयोजक अबंध, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं कि निम्न में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसमें मिस्टेक क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन गलत लिख दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से। इसमें लिखना चाहिए था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि C4H10 जो है ऑप्शन नंबर बी, और CH4 जो है ऑप्शन नंबर सी, या फिर C6H14 जो है ऑप्शन नंबर सी, ये सभी जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी ये एल्केन ग्रुप में आता है। हम लोग जानते हैं एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड जो होगा इसको आपको विस्तार से पढ़ना चाहिए। एल्केन जो है यानी सिंगल बॉन्ड जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन तो कहा जाता है, जो क्रमशः डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ जो C2H4 है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बाकी तीनों संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो क्वेश्चन को ही बदल लीजिएगा आप लोग, इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछना था और ऑप्शन ए तब सही होता। अगर संतृप्त पूछा गया है तो फिर बी सी डी सभी ऑप्शन सही है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि एल्कीन, ये एल्लिन नहीं है, एक्चुअली एल्कीन है, ये LKENE एल्कीन होता है। इस श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है? हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन में कि एल्कीन जो है इसमें मिथ नहीं बनेगा, मतलब कार्बन एक नहीं बनेगा, डबल से स्टार्ट होगा। एल्कीन में जब जाएंगे तो इसमें ईथ मतलब एथीन, तो यहाँ एथीन जो है ये एथीन बनेगा पहला सदस्य एल्कीन ग्रुप का, तो ऑप्शन बी सही है। ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, हार्ड लगेगा, समझ में नहीं आया होगा अगर आप नहीं पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन। तो ये कार्बन एवं इसकी यौगिक चैप्टर से दिया गया क्वेश्चन है जो बहुत आसान है, लेकिन बच्चा अगर थोड़ा सा समझ लेगा तो। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में मेंडलीव के आवर्त सरणी में कितने आवर्त थे? तो इसमें ऑप्शन सभी गलत है, ऑप्शन होगा 7 आंसर सही है। आप इसको सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नहीं है यहाँ, लेकिन मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे और 9 समूह थे। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें परमाणु संख्या जो है ये परमाणु संख्या
आधुनिक आवर्त सरणी का वर्गीकरण का आधार है, जबकि परमाणु द्रव्यमान जो है ये मिडलिप के आवर्त सरणी का वर्गीकरण का आधार था। तो दोनों की याद रखिएगा, ये मिडलिप वाला था और अभी जो है आधुनिक आवर्त सरणी जिसे कहा जा रहा है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। बाकी परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालती है। हम लोग जानते हैं जब पौधा जो है वो खाना बनाता है, उस खाना बनाने के प्रक्रम में कार्बोहाइड्रेट बनता है जो पौधा अपने लिए उपयोग करता है। फिर वो ऑक्सीजन भी निकालता है, जो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत उपकारी है, जो हमें चाहिए। वो ऑक्सीजन कहाँ से निकालता है? हम लोग जानते हैं कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, साथ ही सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो यहाँ हम लोग को पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन निकलता है वो जल से निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है। सीधी बात यही है। तो याद रखिएगा जल के टूटने से बनता है। किस प्रकार बनता है आपको समीकरण के द्वारा कभी समझा देंगे। ऑप्शन नंबर ये सही है 26 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। ध्यान रखिए यह क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पेचीदा पूछा गया है। उत्सर्जन तंत्र का जो मुख्य अंग होता है वो होता है किडनी यानी ब्रिक, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि क्रियात्मक इकाई क्या है। हम लोग जानते हैं कि नेफ्रॉन जो होता है ये ब्रिक का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। और आप लोग को याद रखिएगा कि ब्रिक नेफ्रॉन को हिंदी में ब्रिकाणु कहते हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। उत्सर्जन तंत्र का क्रियात्मक इकाई पूछा गया है यानी ब्रिकाणु, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन टायलिन सही आंसर है। जो लार में पाया जाता है, हमारे मुंह में जो लार होता है उसमें पाए जाने वाले एंजाइम होता है टायलिन, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि यौवनारंभ से संबंधित एक हार्मोन है। यौवनारंभ जो संबंधित है वो एक हार्मोन है, प्यूबरिटी यौवनारंभ को कहते हैं अंग्रेजी में, उससे संबंधित एक हार्मोन का नाम पूछा गया है। तो पूछा गया है टेस्टोस्टेरोन, फिर पूछा गया ऑक्सिन, फिर एड्रेनालिन या एस्ट्रोजन। तो ध्यान दीजिएगा टेस्टोस्टेरोन इसका सही आंसर है। जो नर हार्मोन, नर लैंगिक हार्मोन के नर लिंग हार्मोन भी कहते हैं इसे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसके कारण नर को नर जैसा प्रतीत होता है। और टेस्टोस्टेरोन के अतिरिक्त प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो महिला में पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, जो यौवन आरंभ से संबंधित एक हार्मोन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कि कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। रुधिर मतलब रक्त, जो हमारे शरीर में जो रक्त बहता है उसमें जो शर्करा होता है, ग्लूकोज होता है, मतलब शुगर होता है, उसका मात्रा को नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन। अगर कम बेसी होता है तो उसमें हम लोग को मधुमेह यानी शुगर रोग हो जाता है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। तो वो कौन सा हार्मोन है जो रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है? तो वो होता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे शरीर के रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं कि मुकुलन द्वारा आलिंगिक जनन होता है। मुकुलन जो होता है इसमें एक प्रकार का आलिंगिक जनन है जिसमें नर मादा की कोई आवश्यकता नहीं होता है। जो आलिंगिक जनन, तो आलिंगिक जनन का एक प्रकार है मुकुलन। ये बोला गया है कि इसमें किसके द्वारा होता है? अमीबा में नहीं, इसमें तो द्विखंडन होता है। ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमिनिया में। तो याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन बी सही है। और ये भी याद रखिएगा कि मुकुलन द्वारा आलिंगिक जनन हाइड्रा में भी होता है। तो हाइड्रा और ईस्ट दोनों में मुकुलन द्वारा आलिंगिक जनन होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि मानव मादा निषेचन कहाँ होता है। फिलिपियन नली में, गर्भाशय में, फिलिपियन नली से गर्भाशय तक, कहीं भी योनि में। तो फिलिपियन, जिसे फिलिपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है, ये अंडवाहिका होता है जो गर्भाशय से अंडाणु को जोड़े रखता है यह नली। और इस नली में ही निषेचन होता है, यानी शुक्राणु अंडाणु का संलयन होता है। ये सब याद रखिएगा फिलिपियन नली में। तो इसका 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो पपीता जो है वो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। बाकी यहाँ अड़हुल और सरसों द्विलिंगी पुष्प होता है। अब एक लिंगी पुष्प क्या है? आपको ऐसे पुष्प जिसमें सिर्फ पुंकेसर या सिर्फ स्त्री केसर होता है वो एक लिंगी होता है। और जिसमें दोनों प्रकार का पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो उसे कहा जाता है द्विलिंगी पुष्प। तो पपीता एक लिंगी पुष्प है।
क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं कि आनुवंशिक का जनक क्या है, यानी आनुवंशिक का पिता किसे कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसमें होता है मेंडल। मेंडल का फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। तो जरूर इसको ध्यान रखिएगा, मेंडल। क्वेश्चन नंबर 35 में आता है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब जोड़े कहा जाए तो आप याद रखिएगा कि 23 जोड़ा होता है गुणसूत्र, अंग्रेजी में से क्रोमोसोम कहते हैं। और अगर जोड़ा की जगह नहीं रहता है कि कितने पाए जाते हैं और उसमें 46 रहता है तब 46 जरूर दीजिएगा। 23 जोड़ा होता है मनुष्य में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैसों से प्राप्त ऊर्जा। तो ध्यान रखें, नवीकरणीय ऊर्जा ऐसा ऊर्जा है जिसे हम नए प्रकार से एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उसको उपयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार के ऊर्जा फिर से प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ देखिए, सौर ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा है जिसे हम बार बार उपयोग करने के पश्चात फिर से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कोयला जल गया खत्म, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस सीएनजी एलपीजी गैस जल गया खत्म, नाभिकीय ऊर्जा भी खत्म हो जाता है, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। तो यहाँ 36 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सौर ऊर्जा। चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। सौर स्थिरांक का मान क्या होता है, याद रखने का है आपको। याद रखिएगा 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर, 1.4 किलोवाट किलोमीटर स्क्वायर, 3 किलोवाट किलोमीटर स्क्वायर या फिर 14 किलोवाट मीटर स्क्वायर। तो इसको याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं कि ओजोन परत की सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ क्या है। ओजोन परत हम लोग जानते हैं कि हमारे एकदम सर के ऊपर 20 किलोमीटर दूरी पर एक परत दिया गया है ऊपर वाला के द्वारा, जिसे हम ओजोन गैस कहते हैं। उसका एक परत है जो पराबैंगनी किरण, जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण है, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, उससे हमें बचाता है वो परत। अब क्या हो रहा है कि ओजोन परत का बहुत सारा हानि हो रहा है। बहुत ओजोन परत में बहुत होल हो गया है, गर्त हो गया है, ओजोन होल जिसे कहा जाता है। तो सबसे अधिक ओजोन परत को कौन हानि पहुंचाता है, कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल, परऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रिज से एसी से निर्गत होता है, जो ओजोन परत के लिए काफी हानिकारक है और ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला निर्माण करता है। आहार श्रृंखला क्या है? कोई एक उपभोक्ता है या उत्पादक है, उसका एक स्टेप से दूसरे स्टेप में चलते रहता है, जो श्रृंखला या चेन बनता है उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। घास, गेहूं, आम, क्या घास, गेहूं, आम आहार श्रृंखला बना जाता है। इसमें तो कोई उत्पादक या फिर उपभोक्ता समझ में नहीं आया। घास, बकरी, मानव। देखिए, घास जो है ये उत्पादक है, फिर बकरी शाकाहारी उसको खा लिया, फिर मानव जो है मांसाहारी है, उसको बकरी को खा लिया। तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। जबकि बकरी, गाय, हाथी नहीं होगा, क्योंकि गाय बकरी को खाएगा नहीं। घास, मछली, बकरी, मछली घास खाएगा जरूर, लेकिन बकरी मछली नहीं खाएगा। तो इस प्रकार क्या निर्माण नहीं करेगा, इसमें आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं होता है। तो ऑप्शन बी सही है, घास, बकरी, मानव, जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल सेट का, बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल सेट था। 40 नंबर में पूछा गया है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो याद रखिएगा, बायोगैस जैसे गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है, गोबर से तैयार होता है, और ये होता है मीथेन। सबसे प्रमुख जो अवयव होता है, घटक होता है, वो होता है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर ए। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग संकल्प मिशन पाकुड़ द्वारा जारी किया गया 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जाने, उसके सोल्यूशन को जाने। उम्मीद है बहुत ही आपके लिए यह फायदेमंद होगा। आने वाले एग्जाम के लिए आपको और एक वीडियो दिया जाएगा जिसमें सब्जेक्टिव, फिर और एक सेट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लगातार चलते रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन को आप लोग निकल जाइए, आपके एग्जाम के लिए, आपके आने वाले रिजल्ट के लिए बहुत फायदेमंद होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, साथ ही सभी को फायदा हो इसके लिए आपको शेयर बटन के साथ दबा के शेयर कर देना है। चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।